Friends, up to next chapter that are we going to study is the basic accounting terms. ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो चीज that we have to study is the what do we understand by the term entity. ठीक है, इस चैप्टर में आपके बहुत सारे टर्म्स होंगे, लाइक ये आपका बेस है. अगर आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर है तभी लाइक आप आगे चलकर जितने भी ट्रायल बैलेंस है, क्या कहते हैं, जर्नल एंट्रीज, ठीक है, बैलेंस शीट है, पीएनएल है, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पर आप प्लीज अपनी क्लैरिटी फुल रखना. ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटिटी से. एंटिटी क्या होता है? मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि मान लीजिए एक इंसान है, एक इंसान ए है. ठीक है, अब वो स्टार्ट कर रहा है स्टेशनरी की शॉप. ठीक है, एक इंसान ए है एंड वो स्टेशनरी की शॉप स्टार्ट कर रहा है. तो अब हम लोग ये बोलेंगे, ठीक, अब हम लोग ये बोलेंगे कि ए स्टार्ट कर रहा है स्टेशनरी की शॉप, तो ए ने उस स्टेशनरी की शॉप का नाम रख दिया. ठीक है, नाम रख दिया, लेट्स से ए, हम लोगों ने नाम रख दिया ए स्टेशनरी शॉप. ठीक है, तो जब हम किसी चीज का, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम रख देते हैं, ठीक है, जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं, उसे सेपरेट कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं, तो वो हमारा एंटिटी कहलाता है. कि मान लीजिए एक इंसान है मोहन ने अपनी स्टेशनरी की शॉप स्टार्ट करी, तो हमने उस स्टेशनरी का शॉप का नाम जो रखा मोहन स्टेशनरी शॉप. तो अब ये क्या डिफाइन करता है कि मोहन और ये जो शॉप है ये दोनों एक सेपरेट एंटिटी है. सेपरेट मतलब अलग अलग. मोहन एक इंडिविजुअल है, उसने जो बिजनेस स्टार्ट करा उसका नाम है मोहन स्टेशनरी शॉप. ठीक है, तो ये उसकी एंटिटी कहलाएगी. ठीक है, तो जब आप किसी चीज को अलग से नाम दे देते हो, स्पेसिफाई दे देते हो, स्पेसिफाई कर देते हो, तो वो आपकी एंटिटी कहलाता है. तो एंटिटी बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है और नॉन बिजनेस एंटिटी हो सकती है. बिजनेस एंटिटी मतलब पैसे. यहां पर इतना याद रखिए कि जिस चीज का मेन ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है वो आपका बिजनेस एंटिटी होता है. यहां पर मेन सिर्फ पैसे कमाने पे हम लोग देखते हैं कि लाइक अगर मैं बिजनेस कर रही हूं जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, जस्ट टू गेन इनकम, तो हमारा वो हो जाएगा बिजनेस एंटिटी. बट नॉन बिजनेस एंटिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आ जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, कि जैसे यहां पर हमारा मेन फोकस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, हमारा जो मेन फोकस होता है वो सर्विसेज रेंडर करना होता है. सर्विसेज रेंडर करने का मतलब लाइक कि हम चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, या लाइक क्या कहते हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, कल्चरल सोसाइटीज फॉर्म कर रहे हैं, लाइक कि हम लोग मंदिर में दान दे दे रहे हैं, चैरिटेबल, या इस तरह की चीजें कि आपने हॉस्पिटल बनवा दिए. ठीक है, तो जब आप सर्विसेज रेंडर करते हो या जिसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो आपका नॉन बिजनेस एंटिटी है. और जहां पर आपका मेन ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है वो आपका बिजनेस एंटिटी है. ठीक है, तो आई होप कि आपको एंटिटी समझ आ गया होगा. नेक्स्ट है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन. अब यहाँ पर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है एंड देन वी हैव आवर इवेंट. ठीक है, कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है एंड इवेंट्स क्या होता है. ठीक, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन यहाँ लिखा है, या मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ कि अगर एक इंसान बिजनेस खोलता है तो उसमें बहुत सारी चीजें उसको परचेज करनी रहती है. क्योंकि मान लीजिए अगर वो प्रोडक्ट बना रहा है और देन सेल कर रहा है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको सामान खरीदने पड़ेंगे. ठीक है, अगर मान लीजिए क्या कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल तो खरीदने पड़ेंगे. एक फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदने पड़ेंगे. ठीक है, तो जब आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, ठीक, तो उसको बोलेंगे परचेज करना. ठीक है, और यही आप मनी के टर्म्स में ही कर रहे होगे. अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप किसी को पैसे दे रहे हो. मान लीजिए कि आपने रॉ मटेरियल 10,000 के परचेज करे, तो ये जो 10,000 रुपए है ना, ये आपका एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि आपने परचेज करा और उसमें आपको 10,000 देने पड़ गए. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है. इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए, कोई भी चीज अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रॉफिट वाली. इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर भी आए, इट मीन्स कि यहां पर आपका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना ही है. इतना याद रखिएगा. ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जैसे सेल हो गए, परचेज हो गए, जो भी मनी के टर्म्स में हो रहे हैं वो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं. ठीक है, अब
इवेंट्स क्या होते हैं, अब यहाँ पर एक वर्ड्स इवेंट आ रहा है। इवेंट क्या होता है कि अब इवेंट की जो डेफिनेशन है वो हमें ये बताती है कि जो भी रिजल्ट या आउटकम निकला है ट्रांजैक्शन से वो हमारा इवेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई गुड्स परचेज करा, मान लीजिए क्या कहते हैं कि लेट्स टेक आपने मशीन परचेज करी 1 लाख की, ठीक है, बट फ्यूचर में आपने उसको 3-4 साल यूज करा, अब आपको लग रहा है कि अब आपको दूसरी मशीनरी खरीदनी है, अब या आपको वो नहीं, अब आपको उसका काम है तो आप उसे बेच दे रहे हो। ठीक है, मान लीजिए आपने सेल करा 1,50,000 में, ठीक, तो आपने खरीदी 1 लाख की थी, आपने उसे बेच दी 1,50,000 की, जो ये 50,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक, तो परचेज एक हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन था, सेल हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन था, पर उससे रिजल्ट क्या निकला कि परचेज हमने 1 लाख का करा था और बेच हमने 1,50,000 का करा। तो ये जो 50,000 का डिफरेंस है ना, ये आपका इवेंट है। ठीक है, कि जो भी रिजल्ट निकल रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन से वो आपका इवेंट कहलाएगा। बट एक और डिफरेंस है कि इवेंट क्या कहते हैं कि क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव का मतलब कि मनी टर्म्स में भी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। लाइक कि मान लीजिए इसमें हम इवेंट्स में हम ये सब भी कैलकुलेट करते हैं कि लाइक जैसे कि हो गया, सिर्फ ये नहीं देखते कि रिजल्ट क्या निकला है हमारा ट्रांजैक्शन से, हम ये भी देखते हैं कि एम्प्लॉयज कितना सेटिस्फाइड हैं या कितना नहीं है। हम इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करते हैं कि कितनी पॉलिसी क्या क्या बनाई जा रही हैं हमारे बिजनेस में। ठीक है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या कितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये सब हमारा इवेंट कहलाएगा। ठीक है, कि क्या एम्प्लॉयर्स सेटिस्फाइड है कि नहीं, उन्होंने अगर मान लीजिए उन्होंने स्ट्राइक कर लिया, ठीक है, तो ये सारी हमारे इवेंट्स कहलाएंगे। बट बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हमारा मोस्टली जो बिजनेस में आप गुड्स परचेज कर रहे हो या किसी को पेमेंट दे रहे हो या सेल कर रहे हो या आपको कुछ इनकम मिल रहा है पैसे के टर्म्स में, तो वो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन, एंड उससे जो रिजल्ट निकालता है कि मान लीजिए आप क्या कहते हैं कि वर्कर्स को कम पैसे दे रहे थे तो उन्होंने स्ट्राइक कर लिया, ठीक है, वो काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो ये आपका इवेंट कहलाएगा। तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आपका इवेंट है। आई होप इतना आपको क्लैरिटी हो गई होगी। देन मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाते हुए चलूंगी कि जिससे आपके एग्जाम्स में आपको मदद मिले। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अकाउंट। अब अकाउंट क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमने समझ लिए, एंटिटी समझ ली, अब उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी तो करना होगा। विथआउट रिकॉर्डिंग हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि हम लोग याद करके नहीं रख सकते हैं। इट्स नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि आप नहीं याद कर सकते कि आपने 4 साल जो पहले बिजनेस खोला था उस पहले तारीख को आपने कितना परचेज करा था या कितना सेल करा था। इट्स नॉट पॉसिबल कि मान लीजिए कि आपने अभी इसी साल में आपने 1 अक्टूबर को क्या परचेज करा था, किस डेट पे कितना परचेज करा था, आप नहीं याद कर सकते। ठीक है, तो जो रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं या जो हम लोग सेल करते हैं, ठीक है, उसको जो रिकॉर्ड हम लोग करते हैं वो कहाँ करते हैं, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ पर हम सारी चीजों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, देन उससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक, कुछ चीजों को डेबिट करते हैं, कुछ चीजों को क्रेडिट करते हैं, तो ये सब हमारा अकाउंट्स हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पर आता है कैपिटल। देखिए मेन हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, अकाउंटिंग के बाद कैपिटल, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर यू कि आप इसे समझे। ठीक, तो कैपिटल में हमारा क्या आ जाता है, देखिए जो भी अमाउंट एक ओनर, ठीक है, जो अमाउंट एक ओनर बिजनेस लाइक प्रोप्राइटर वो होता है या ओनर वो होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, ओनर वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता, बट प्रोप्राइटर वो इंसान है जिसने बिजनेस स्टार्ट करा होता है। तो जो पैसा अपने बिजनेस में लगाता है, ठीक है, वो जो पैसा अपने बिजनेस में लगाता है किसी भी फॉर्म में, लाइक मान लीजिए मैंने आज अपना बिजनेस खोला एंड उस पे मैंने मान लीजिए कैश लगाया 1 लाख का, ठीक है, या मान लीजिए मैंने कुछ मशीनरी परचेज करी जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी, तो वो मैंने अपने नए बिजनेस में लगा दिया। ठीक, तो मशीनरी हो गया, कैश हो गया, गुड्स हो गया, या कुछ भी असेट, कैश, गुड्स, किसी भी फॉर्म में आप अपने बिजनेस में जब खोल रहे हो तब पैसा लगा रहे हो तो वो आपका कैपिटल कहलाएगा, ये याद रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। अमाउंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड और असेट्स. For the firm, it is a liability towards the proprietor. This is so because the proprietor is a separate. ठीक, अब यहाँ पर मैं बता दूं
कि जब भी हम लोग अकाउंट्स करते हैं या रिकॉर्डिंग या ट्रांजैक्शंस कुछ भी इसमें अकाउंटिंग में हम लोग करते हैं, तो ये याद रखिए कि ओनर अलग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप अकाउंट स्टार्ट ही कर रहे हो पढ़ना, तो ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस में ओनर जो प्रोप्राइटर होता है वो अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। माना कि वो बिजनेस प्रोप्राइटर ने ही स्टार्ट करा है, उसका खुद का ही है, पर हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो प्रोप्राइटर को अलग मानते हैं, बिजनेस को अलग मानते हैं। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का यही मतलब है कि वो अपने मेंबर से अलग है, जितने भी वहां लोग काम कर रहे हैं उससे अलग है। जो बिजनेस, अगर मैं मान लीजिए कि एक बिजनेस मैंने खोला है मोहन स्टेशनरी शॉप, तो उस बिजनेस का नाम है मोहन स्टेशनरी, ठीक है। तो अगर मैं सेल एंड परचेज करूंगी तो मैं मोहन के नाम से नहीं कर रही हूँ, मोहन अपने नाम से नहीं करेगा, वो मोहन स्टेशनरी के नाम से करेगा, जो उसने अपनी एंटिटी का, जो भी एंटिटी का उसका नाम है उस नाम से करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस अलग है और उसका जो ओनर होता है वो अलग होता है, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि जो प्रोप्राइटर है उसने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, एक प्रोप्राइटर है उसने अपने ही बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस के लिए वो क्या हो जाता है, एक बर्डन हो जाता है। कि इसी रीजन की वजह से, क्योंकि अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी पे करते हैं कि ओनर अलग है और जो क्या कहते हैं, जो बिजनेस है वो अलग है। तो इसीलिए जो ओनर पैसा लगाता है अपने बिजनेस में, ठीक है, तो वो बिजनेस के लिए एक बर्डन बन जाता है, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। बर्डन मतलब लाइबिलिटी, जो फ्यूचर में आपको देना है वो चीज आपकी लाइबिलिटी कहलाती है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि बिजनेस को फ्यूचर में वो पैसा लौटाना है, किसको, प्रोप्राइटर को, ओनर को। इसीलिए यहाँ पर ओनर और बिजनेस अलग अलग कहलाए जाते हैं। इसीलिए जो पैसा ओनर अपने बिजनेस में लगाता है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो जाता है। तो इसीलिए तो जो कैपिटल, जो पैसा ओनर ने लगाया उसे हम लोग कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग आगे अकाउंट्स बनाते हैं तो क्या कहते हैं कि जो कैपिटल उसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको दिया है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज। अब ये क्या है कि मान लीजिए, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख का कैश लगाया, ठीक है, मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख का कैश लगाया, ठीक। अब यहाँ पर फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक। अब मैं मान लीजिए मैं अपने बिजनेस की ओनर हूं, मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख का कैश लगाया, ठीक है। जब मैं अपने बिजनेस में 1 लाख का कैश लगा रही हूँ तो कैश हमारे लिए एक असेट है, ठीक। तो मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख का कैश लगाया तो हमारे लिए असेट बढ़ गया, लाइबिलिटी कुछ नहीं बढ़ी, हमें फ्यूचर में भी कुछ पे करना नहीं है। और कैपिटल हमारा बढ़ गया, क्योंकि बिजनेस में जो पैसा लगा रहे वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल है। जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है वो कैपिटल है, ठीक। और कैश में लगा रही हूँ तो असेट भी बढ़ गया। तो अब देखिए कि यहाँ पर कैपिटल मतलब कि कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी तो अभी कुछ नहीं है, ठीक। तो असेट भी हमारा 1 लाख है, कैपिटल भी हमारा 1 लाख है, तो ये दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई। तो इसे कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक। इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस इतना आप जाने कि कैपिटल क्या होता है। जो प्रोप्राइटर, जो ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, चाहे असेट के फॉर्म में हो, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में, वो आपका कैपिटल कहलाता है। उसके बाद ड्राइंग्स आ गई। अब ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो ऐसे बहुत सारे चांसेस आ सकते हैं कि वो पैसा निकाल भी सकता है, ठीक है। तो ड्राइंग्स, उसने पैसा निकाला, ठीक है, वो ड्राइंग्स तब भी नहीं कहलाता है। ड्राइंग्स कब कहलाता है कि जब ओनर पैसा बिजनेस से निकाले अपने पर्सनल खर्चे के लिए। मान लीजिए अपने बच्चे के स्कूल के फीस भरने के लिए वो बिजनेस का पैसा यूज कर रहा है, मान लीजिए अपने घर का रेंट पे करने के लिए वो बिजनेस का पैसा निकाल रहा है, ठीक है। वो बिजनेस में जो कैपिटल, जो बिजनेस का पैसा निकाला, या मान लीजिए कि उसके घर में गुड्स की कमी पड़ गई, कुछ गुड्स की, तो वो अपने बिजनेस से गुड्स लेकर लगा रहा है, या अपने बिजनेस से फर्नीचर लेकर अपने घर पे लगा रहा है, ठीक। तो ये सब ड्राइंग्स कहलाएगा। ड्राइंग्स कैश भी हो सकते हैं, गुड्स भी हो सकता है, एनीथिंग। बट ये याद रखना कि ड्राइंग्स कोई चीज तभी बनती है जब ओनर या प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसे निकालता है अपने पर्सनल खर्चे के लिए, या अपने घर के खर्चे के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तभी वो ड्राइंग्स बनता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद लाइबिलिटी। अगर कोई बोले लाइबिलिटी क्या होती है, तो सीधा एक चीज याद रखिएगा, लाइबिलिटी मीन्स जो फ्यूचर बर्डन होते हैं।
कि लाइक आपको एक मान लीजिए कि आपने किसी से उधार पे गुड्स लिए, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक इंसान था, उससे मैंने उधार पे गुड्स लिए, मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें 2 महीने बाद दे दूंगी। तो इट मीन्स क्या है कि मैं 2 महीने बाद दूंगी ना, तो मेरे ऊपर एक बर्डन है कि मुझे 2 महीने बाद उसको पे करना है। तो ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। अगर फ्यूचर में हमें किसी इंसान को पे करना है, या हमें लाइक दैट वी ओ टू समवन, कि हमें किसी को देना है, तो वो हमारा लाइबिलिटी बन जाता है। बस इतना अगर आपको सिंपल भाषा में याद रखना है लाइबिलिटी, तो ये याद रखें कि आपको फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, करना है आपको, तो वो चीज आपका लाइबिलिटी बन जाता है। इतनी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं, तो लाइबिलिटी का बेस्ट एग्जाम्पल लोन, ठीक है। आप जब लोन लेते हो तो आपको फ्यूचर में उनको पैसा देना रहता है, तो इसीलिए लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आपने उधार पे गुड्स लिए होते हैं, ठीक है। तो अगर आप उधार पे सामान लोगे तो आपको तो पैसा बाद में देना ही पड़ेगा ना, तो ये भी आपकी लाइबिलिटी है। अब 2 तरीके की लाइबिलिटी आती है, एक इंटरनल लाइबिलिटी आती है, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी आती है। इंटरनल लाइबिलिटी में ओनर आता है। अभी मैंने पढ़ाया था कैपिटल, ठीक है, उसी में मैंने आपको बताया था कि ओनर और बिजनेस अलग अलग होता है। तो अगर जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो जाती है, क्योंकि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, एक अलग यूनिट है। अब उसको लगता है कि ये ओनर है, ये मेरा मालिक है जिसने मेरे ऊपर पैसा लगाया है, तो बिजनेस के लिए एक बर्डन है कि हमें उसे देना है। तो ओनर क्या होता है कि वो बिजनेस के अंदर का ही पार्ट होता है, वो लाइक मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है, ठीक, कि उसी ने बिजनेस बनाया होता है, तो इसीलिए इसको कंसिडर करा जाता है इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है। ये चीज याद रखना कि जो प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, वो बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी हो जाती है, क्योंकि बिजनेस उसी ने बनाया, वही एक उसी का पार्ट है, उस बिजनेस का ही पार्ट है, ठीक। तो उसने पैसा लगाया, तो इसलिए इंटरनल लाइबिलिटी हो गई। एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक से पैसा लिया है, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। मान लीजिए आपने किसी इंसान से गुड्स परचेज करा है, मान लीजिए एक बिजनेस, आपने दूसरे बिजनेस से गुड्स परचेज करा है, तो ये आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, कि जब आप बाहर जो बिजनेस के अंदर का पार्ट नहीं है, आप जब उन लोगों से गुड्स लेते हो, या उधार पे सामान लेते हो, या पैसे उनसे लेते हो, और आपको बाद में पे करना है, आपके ऊपर बर्डन है, तो वो आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो जाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का अगर अच्छा एग्जांपल लोगे तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो गए, क्योंकि आप उनसे लोन लेते हो, ठीक है, और लोन का पैसा आपको देना पड़ता है, ठीक। अब लाइबिलिटीज को और भी क्लासिफाई करा जाता है। अभी तो आपने पढ़ा कि इंटरनल लाइबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटीज को हम लोग और भी क्लासिफाई करते हैं। एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को ही हम नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, और एक हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब हमारा क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज को फर्दर क्लासिफाई करा गया। पहले तो इंटरनल लाइबिलिटीज था, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज था। अब फर्दर क्लासिफिकेशन उसका क्या है, लॉन्ग टर्म को ही हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म को ही हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। अब एक चीज बिजनेस में ये याद रखिएगा कि जब भी आपसे बोला जाए कि लॉन्ग टर्म कोई भी चीज है, तो ये याद रखिएगा कि उसका ड्यूरेशन मान लीजिए 2-3 साल का तो है ही है, और 2-3 साल का नहीं तो 1 साल से ज्यादा का तो है ही है, ठीक है। ये मान के चलिएगा कि वो 1 साल से उसका ड्यूरेशन ज्यादा है। लॉन्ग टर्म या नॉन करंट जहां पर भी आए, ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा का है, ठीक है, 12 महीने से ज्यादा का है, ये याद रखिएगा। अब मान लीजिए कि आप ऐसे आपको मान लीजिए कि आपने लोन लिया जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा की है, कि मान लीजिए आप बैंक से लोन ले रहे हो, और आप बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में और गुड्स बनाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने बैंक से लोन लिया, ठीक। तो लोन लिया आपने, तो वो लोन आपका उसका जो पीरियड था वो मान लीजिए 2 साल का था, ठीक है। तो 1 साल से ज्यादा ही है ना 2 साल, ठीक। तो इसीलिए ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। जहां जहां बिजनेस में लॉन्ग टर्म बोला जाएगी, याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा 12 महीने से ऊपर। और लाइबिलिटी है तो मतलब जो आपको पे करना है, लाइबिलिटी मतलब फ्यूचर बर्डन, जो आपको फ्यूचर में पे करना है। तो 12 महीने से ऊपर वाला जो पेमेंट आपको करना है, जिसका ड्यूरेशन 12 महीने से ऊपर का है, और 12 महीने से ऊपर के जब है, मान लीजिए 1 साल के ऊपर या 2 साल है, ठीक, तब आपको जो पे करना है वो आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बन जाता है, जिसे हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। अब हमारा आता है करंट लाइबिलिटी। जहां पर भी वर्ड करंट आ जाए
इसका मतलब ये याद रखिएगा 1 साल से अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग ये बिजनेस में मान के चलते हैं कि हम लोग ज्यादातर जब उधार लेते हैं, उधार पे सामान खरीदते हैं, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसका पेमेंट, लाइक मैंने अगर मान लीजिए कि किसी से उधार पे सामान खरीदा, तो ये मान के चलते हैं कि हम लोग उसको 1 साल के अंदर तो पेमेंट कर देंगे, 2-3 महीने के अंदर तो पेमेंट कर ही देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सब आपके करंट लाइबिलिटीज कहलाते हैं, ठीक है। तो करंट मतलब जिसका ड्यूरेशन 1 साल के अंदर हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सब आता है क्रेडिटर्स। आपका क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनसे आपने उधार पे सामान लिए होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स वो जिनसे आपने उधार पे सामान लिए रहते हैं, तो हम बिजनेस में ये मान के चलते हैं कि उनको 1 महीने के मतलब 1 साल के अंदर पेमेंट कर देंगे, इसीलिए वो करंट लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ लोन ऐसे होते हैं जो 12 महीने के अंदर के ही होते हैं, ठीक है। कुछ लोन ऐसे होते हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, 1 साल के अंदर के लिए ही होते हैं, ठीक है। इसलिए जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कि बैंक में जो आपके पैसे हैं वो नेगेटिव में हैं, ठीक, समथिंग लाइक दिस, ठीक। तो याद रखिएगा करंट लाइबिलिटीज मीन्स जिसका ड्यूरेशन 1 साल के अंदर। अब हमारा आता है असेट। असेट क्या होता है? अभी हमने पढ़ा लाइबिलिटीज वो चीजें जो आपको फ्यूचर में पे करना है, आपका बर्डन है। तो असेट वो चीज है जो आपको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि देखिए असेट वो चीज बन जाता है जो आपको फ्यूचर में आपका बेनिफिट होगा। तो जो चीजें आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे वो सब आपका असेट होगा, ठीक है। अभी बेनिफिट नहीं, फ्यूचर बेनिफिट, ठीक है। लाइबिलिटीज भी अभी आपको पेमेंट नहीं करना, फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो असेट वो चीजें जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, ठीक, तो वो सब आपके असेट कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और वो आपकी खुद की चीज है, ऐसी चीजें जो आपकी खुद की हैं वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे, तो वो आपका असेट कहलाता है, ठीक। तो असेट में भी 2 चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर एक अच्छी डेफिनेशन, असेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक जहां पर भी वर्ड आए मतलब कि पैसे से रिलेटेड है, ठीक। द राइट्स ऑफ विच आर ओन्ड एट और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, याद रखिएगा। अब इसमें भी नॉन करंट असेट्स आते हैं और करंट असेट्स आते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ करंट असेट्स से टैंजिबल है, इनटैंजिबल है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं नॉन करंट असेट्स का मतलब होता है वो असेट्स, जैसे अभी मैंने लाइबिलिटीज में ही बताया, नॉन करंट आ जाए या लॉन्ग टर्म आ जाए मतलब 1 साल से ऊपर, ठीक। तो नॉन करंट असेट्स भी आपके वो फ्यूचर बेनिफिट है जिनकी ड्यूरेशन 1 साल से ऊपर है। तो यहाँ का एग्जाम्पल हम मोस्टली मान के चलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है। ये सब चीजें, कंप्यूटर, फर्नीचर, क्योंकि मान लीजिए आपने मशीनरी खरीदी, तो क्या आप उसको 1 साल के अंदर ही बेच देते हो क्या? उसको 1 साल के अंदर ही उसको खराब कर देते हो क्या? हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग ये ऐसी चीजें जो 5-6 सालों तक आपके बिजनेस में रहेंगी, 5-6 सालों तक आप उसको रखोगे कम से कम, ठीक है। तो इसीलिए ये नॉन करंट एसेट है। तो 1 साल से ऊपर जो ड्यूरेशन होती है वो नॉन करंट है, और असेट जो आपको फ्यूचर बेनिफिट दे। मान लीजिए आपने लैंड परचेज करा, आपने उसे 5-6 साल बाद बेच दिया, तो मतलब आपको वो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आपको फ्यूचर में लैंड बेनिफिट देता है ना। मशीनरी, आपने मशीनरी परचेज करी, ठीक है, तो आप उसको 1 साल के अंदर तो बेच नहीं दोगे मशीनरी को, आप उसको 2-3 साल तक रखोगे। और मशीनरी आपने इसलिए खरीदी, मान लीजिए गुड्स बनाने के लिए, तो मशीनरी भी आपको बेनिफिट दे रहा है ना कि आप उससे रोज गुड्स बना रहे हो, आपको मदद मिली। फर्नीचर आपके बिजनेस में आपको बैठने के काम आएगा, ठीक है। बहुत सारी चेयर्स होंगे, टेबल्स होंगे, तो आप उससे काम कर सकोगे, ठीक है। मोटर व्हीकल, आप इधर से उधर जा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो ये आपकी नॉन करंट एसेट है जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे 1 साल से ऊपर का। अब नॉन करंट एसेट्स को ही आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल। याद रखिएगा टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप महसूस कर सकते हो, वो सब आपके टैंजिबल होते हैं। जैसे आपका मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, आप फर्नीचर को छू सकते हो, आप फर्नीचर को टच कर सकते हो, आप प्लांट एंड मशीनरी को टच कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, उसे महसूस कर सकते हो। तो ये आपके टैंजिबल एसेट होगा। इनटैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसे आप क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि आप उसको छू नहीं सकते, ठीक है, आप उनको छू नहीं कर सकते, आप उनको देख नहीं सकते, आप उसको महसूस नहीं कर सकते, तो ये आपके इनटैंजिबल। लेट्स टेक एन एग्जांपल, गुडविल। गुडविल क्या होती है? एक कंपनी की इमेज होती है,
ठीक है। अब मान लीजिए एक अच्छे बिजनेस, मान लीजिए वो अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, वो अपने कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो कस्टमर उसके पास बार बार आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक कंपनी की इमेज अच्छी हो रही है, तो इसी को बोला जाता है कंपनी की गुडविल अच्छी हो रही है। तो आज से याद रखिएगा कि आज से हम लोग इमेज नहीं बोलेंगे बिजनेस में, आज से हम लोग गुडविल बोलेंगे। याद रखिएगा, अकाउंटिंग में हम लोग गुडविल बोलेंगे, नो इमेज। ओके, तो कोई अगर बिजनेस अच्छा काम कर रहा है ना, तो उसकी गुडविल अच्छी होती है। तो क्या गुडविल कहीं दिख रही है? क्या नहीं दिख रही है ना। गुडविल कोई चीज है जिसे आप छू रहे हो? नहीं, ऐसा है ना। ठीक, तो इसीलिए ये इंटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब ये होता है कि मान लीजिए कि ये सब इसलिए होता है कि मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस चला रही हूँ और मैं अपने एक प्रोडक्ट में एक ऐसे डिजाइन यूज कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपने प्रोडक्ट में एक यूनिक डिजाइन बना रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं नहीं चाहती कि मेरे उस यूनिक डिजाइन को कोई और कंपनी या कोई और बिजनेस कॉपी करे, तो उसके लिए ही मैं पेटेंट ये सब करवा लेती हूँ, ट्रेडमार्क करवा लेती हूँ, कॉपीराइट भी इसीलिए सब होता है। ठीक है, कि कोई और कॉपी ना कर ले, कोई और उसी को देखकर चीटिंग ना कर ले और अपनी ही चीजों में ना उसे लगा ले। ठीक है, या बना ले। तो इसीलिए ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट ये सब इसीलिए होता है, बस अलग अलग चीजों के लिए। कि मान लो सिंगर्स हैं, वो अपनी सॉन्ग्स को या लिरिक्स को करवा लेते हैं। ठीक है, कि जिससे उनकी कोई लिरिक्स को कॉपी ना कर ले, वो अपने मूवीज में यूज ना कर ले, तो ये सब होता है। ठीक, उसके बाद हमारा करंट एसेट आता है। अभी मैंने करंट लाइबिलिटीज में बताया कि करंट वो चीजें होती है जो 12 महीने से अंदर होती है। ठीक है, 1 साल से अंदर। ठीक, तो करंट एसेट्स, मान लीजिए आप मान लीजिए कि आपने बिजनेस खोला और आपसे कोई इंसान सामान लेने आया और उसने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में पैसे दे दूंगा। ठीक, तो आपने उसको उधार पे, इस बार आपने उसको उधार पे गुड्स दिए। ठीक है, तो आपने उधार पे गुड्स दिए, उसने क्या कहा कि मैं 2 महीने बाद वो आपको पेमेंट कर देगा। तो 2 महीने बाद आपको पेमेंट मिलेगा ना, आपको वो देगा। तो जब फ्यूचर में वो आपको पेमेंट कर रहा है, वो आपको पैसे देगा, तो वो आपका डेटर्स कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि जब उधार पे कोई आपसे गुड्स खरीदता है, वो उसके पेमेंट वो करेगा फ्यूचर में, तो आपका जो बेनिफिट होगा फ्यूचर में, ये हम लोग मान के चलते हैं कि जब उधार पे आप किसी को गुड्स देते हो, तो वो उसका जो सेटलमेंट है, ठीक है, पेमेंट सेटलमेंट है, वो 1 साल के अंदर ही हो जाता है। तो मैं मान के चलती हूँ कि वो 1 साल के अंदर मुझे पेमेंट कर देगा, या 2-3 महीने के अंदर तो मुझे वो पैसा दे देगा। तो इसलिए वो करंट एसेट कहलाता है कि वो मुझे थोड़े दिन में मेरा पैसा मुझको वापस कर देगा। तो ये हमारा करंट एसेट्स हो गया। ठीक है, तो जो फ्यूचर में आपको जल्दी पैसे मिल जाए वो चीज। अब यहां पर आ जाते हैं फिक्टिशियस एसेट या नॉमिनल एसेट। अब ये ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट एक ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बट आपके बिजनेस में हैं ये चीजें। ठीक है, मान लीजिए कि अब इसकी कीमत ही खत्म हो गई है। ठीक है, इसकी कीमत ही खत्म हो गई। जैसे कुछ चीजें होती हैं बिजनेस में जिसकी कीमत नहीं होती है, बट वो आपके लिए लाइबिलिटी भी नहीं है, वो आपके बिजनेस में है। मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें, मान लीजिए जिसको आप बेच भी नहीं सकते, और बेचोगे तब भी उससे पैसे मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। कि मान लीजिए, वैसे न्यूज़पेपर का एग्जांपल लेना वैलिड नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर आप बेचोगे तो आपको पैसे मिल जाते हैं अगर बंडल में बनाकर बेचोगे। बट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके बिजनेस में बहुत सारे कागज ऐसे रद्दी पड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या है कि आप उसको, अब अगर आप कहीं पर भी बेच रहे हो और उसके आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये सब आपका क्या कहलाएगा? ये आपका फिक्टिशियस एसेट कहलाएगा। ऐसे एसेट जो आपके बिजनेस में है बट उससे आपको फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो आपके ये फिक्टिशियस एसेट कहलाएंगे। ठीक, तो ये आपका फिक्टिशियस एसेट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये थोड़ा इजी नहीं होता है समझना, बट मैं समझाती हूँ आपको। कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल वो चीजें होती हैं जो फिक्स चीजें होती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक चीज याद रखिएगा, रिसिप्ट क्या होता है कि आपको कुछ मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। एक्सपेंडिचर वो होता है जो आप खर्चा करोगे। रिसिप्ट मतलब आपको इनकम होगी, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में डिफरेंस यही है कि मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस खोल रही हूँ, ठीक है,
मैं एक बिजनेस खोल रही हूँ, मान लीजिए स्टेशनरी का बिजनेस खोल रही हूँ, ठीक है। तो जब अब वो स्टेशनरी का सामान मैं बेच रही होंगी तभी तो मुझे पैसे मिल रहे होंगे। तो जब मैंने स्टेशनरी का बिजनेस खोला, ये याद रखिएगा, तो जब मैं स्टेशनरी बेच कर जो पैसे कमा रही हूँ वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, ठीक है। तो मैं जिसका बिजनेस कर रही हूँ उसको बेचकर अगर मैं पैसे कुछ कमा रही हूँ तो वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। बट मेरे बिजनेस में स्टेशनरी के अलावा भी तो मान लीजिए फर्नीचर होगा जिसपे मैं बैठकर काम कर रही होंगी, या मान लीजिए गर्मी में एसी भी लगा होगा, ठीक है, या मान लीजिए कोई मशीनरी भी होगी, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स को बना रही होगी, ठीक। तो जब मैं ऐसे फिक्स्ड असेट्स को, ऐसी चीजों को जो बड़ी चीजें जिनका ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा का है, तो जब मैं उनको बेचती हूँ, तो मान लीजिए कि मशीनरी 5-6 साल हो गए, अब मुझे उसे बेचना है, ठीक है, तो मैं उसको बेचकर जब कुछ पैसे मेरी इनकम आ रही है तो वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट्स हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फिक्स्ड असेट जिनकी ड्यूरेशन 1 साल से ऊपर है। मान लीजिए मैंने फर्नीचर था, ठीक, तो अब मुझे मान लीजिए अब उस फर्नीचर को मेरे कोई काम नहीं है तो मैंने उसको बेच दिया और उससे कुछ पैसे कमा लिए, तो ये फिक्स्ड असेट, तो ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगा। मैं फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रही थी, वो तो हमारे बिजनेस का असेट है, ठीक है, तो मैंने उसको बेचकर कुछ पैसे कमाए तो ये मेरे कैपिटल रिसिप्ट्स हो गए। वही रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मैं जिसका बिजनेस कर रही हूँ उसको बेचकर मैं कुछ इनकम कमा रही हूँ, जिसका बिजनेस, अगर मैं स्टेशनरी का बिजनेस कर रही हूँ तो इस स्टेशनरी को बेचकर जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि लाइक मान लीजिए मैंने किसी का काम कराया, उसने मुझे कमीशन दिया, ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट ये भी हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखिएगा कि रेवेन्यू मतलब जो बार बार अकर करती है, जिसका ड्यूरेशन 1 साल से अंदर का है। कैपिटल वाली चीजें जो बार बार अकर नहीं करती है, मान लीजिए 2-3 सालों में कहीं एक बार अकर करती है, ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन 1 साल से ऊपर का होता है, इसका 1 साल के अंदर होता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस आपका कैपिटल रिसिप्ट है और रेवेन्यू रिसिप्ट है, याद रखिएगा, ठीक है, कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो बार बार अकर होता है, तो हम मानते हैं कि अगर हमने किसी का काम करा दिया तो वो हमें कमीशन दे देगा, तो और वो 1 साल से अंदर ही का चीज होता है कि मान लीजिए अभी मैंने किसी का काम करा दी तो उसने मुझको कुछ % कमीशन उस काम का दे दिया, तो ये 2-3 महीने का हो गया अंदर, ठीक। वही कैपिटल रिसिप्ट, अगर मान लीजिए आज मैंने मशीन खरीदी तो उसको मैं कुछ सालों तक तो अपने बिजनेस में यूज करूंगी ना, उसके बाद जाकर बेचूंगी, तो ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। अब इसी से रिलेट करते एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अब मान लीजिए अगर मैं स्टेशनरी का बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, स्टेशनरी बेचकर जो मैं पैसे कमा रही हूँ वो मेरा अगर रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, तो मैं स्टेशनरी खरीद भी तो रही होंगी कहीं से, तो स्टेशनरी खरीद रही हूँ, ठीक है, ये स्टेशनरी को बनाने के लिए जो पैसे लग रहे हैं वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। कि मान लीजिए अगर मैं एक जगह से स्टेशनरी मंगा रही हूँ, उसको थोड़ा सा चेंज करके उसको बेच दे रही हूँ, तो स्टेशनरी जो मैं मंगा रही हूँ उसको भी तो मुझे पैसे पे करना पड़ रहा है ना, स्टेशनरी को बनाने के लिए पैसे पे करना पड़ रहा है ना, स्टेशनरी को खरीदने के लिए पैसे पे करना पड़ रहा है ना, तो उसको जब जो मेरी चीज, ऐसी चीजें जो बार बार अकर होती हैं, ठीक है, जैसे स्टेशनरी को बेचने के लिए मुझे स्टेशनरी खरीदना पड़ेगा, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पर बिजनेस में फिक्स्ड असेट्स भी होते हैं जिनकी ड्यूरेशन 1 साल से ऊपर की होती है। मान लीजिए अभी मैंने, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मशीनरी बेचकर, फर्नीचर बेचकर जो मैंने पैसे कमाए वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट्स है, ठीक। बट वही मान लीजिए उस असेट को खरीदने पे, जैसे मशीनरी को खरीदने पे भी तो पैसा लगेगा, ठीक है। अगर मैं कोई चीज खरीदूंगी नहीं तो मैं बेचूंगी कैसे। तो मान लीजिए मैंने फर्नीचर को खरीदा, तो फर्नीचर को खरीदने के लिए जो मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कि मान लीजिए जो मैंने फर्नीचर खरीदा उसको खरीदने के जितने भी पैसे लगे वो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन खरीदा, उसको खरीदने के लिए जो मुझे पैसे लगे वो आपका कैपिटल। बस इतना याद रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, रिसिप्ट में आपको पैसे मिल रहे हैं। कैपिटल चीजें जिनकी ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा का है, रेवेन्यू जिनकी 1 साल से कम का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कैपिटल वाली चीजें आप अपने बिजनेस में ज्यादा समय के लिए रखते हो। रेवेन्यू आपने खरीदी इसलिए होती है, खरीदते हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि खरीदोगे तो पैसा देना पड़ेगा। रेवेन्यू रिसिप्ट क्योंकि आप बेच दोगे। तो हम लोग ये मान के चलते हैं रेवेन्यू वो चीजें जो आप लाइक 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगी, 1 साल के अंदर ही उसका सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर कोई और दिक्कत आए तो प्लीज मुझे बताना, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दूंगी बाद में। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए डू टेल मी, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये याद रखना, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है।
अभी आपने पढ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है आपका, वो रेवेन्यू खर्चा। रेवेन्यू खर्चा मतलब कि आपको एक साल के अंदर ही आपको बार बार खर्चा करना पड़ सकता है। कि मानिए मैंने आज मैंने खर्चा करा तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 महीने बाद फिर इस पे खर्चा करना पड़ेगा, ये 1 महीने बाद फिर इस पे खर्चा करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू ये ऐसे क्या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे हैं जो बार बार अकर करते हैं बट जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है। जैसे मान लीजिए बिजनेस को एडवर्टीजमेंट कराना रहता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट कराना रहता है कि जिससे उसके प्रोडक्ट बिके। आज मान लीजिए मैंने कोई एडवर्टीजमेंट कराया, ठीक है, अब बट मुझे मालूम है कि अगर मेरे कॉम्पिटिटर्स ने मुझसे अच्छा एडवर्टीजमेंट ला दिया तो मुझे 2-3 महीने बाद फिर से कोई एडवर्टीजमेंट करना ही पड़ेगा। या मान लीजिए 2-3 महीने बाद नहीं तो 1 महीने बाद तो करना ही है। और बड़े बड़े बिजनेस को हर बार कुछ ना कुछ अच्छा नया एडवर्टीजमेंट करते रहना होता है, ठीक है। बट वो एडवर्टीजमेंट क्या कहते हैं, वो एडवर्टीजमेंट तो सालों तक रहता है ना। जब तक आप उसे पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कहीं से हटाओगे नहीं, वो एडवर्टीजमेंट आपको सालों तक काम आता है। मान लीजिए किसी भी टाइम आपने वो एडवर्टीजमेंट नहीं करा, तब भी वो एडवर्टीजमेंट पूरे उसमें सर्कुलेट करता ही रहता है, कहीं ना कहीं तो वो रहता ही रहता है, आप उसको दोबारा चला सकते हो। तो ऐसे खर्चे जो बार बार आकर करते हैं, आपको इनके लिए बार बार खर्चा करना पड़ता है बट जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिले, ठीक है, वो आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट आपको सालों तक रहती है बट आपको उस पर बार बार खर्चा करना पड़ता है, रोज नया एडवर्टीजमेंट बनाना पड़ता है, अच्छा बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस आ रहा है। एक्सपेंसेस क्या आता है? सिंपल, जो खर्चा है, ठीक है। अगर मान लो आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको क्या देना पड़ रहा है, आपको वेजेस देना पड़ता है, आपको सैलरी देनी पड़ती है, आपको रेंट देना पड़ता है, तो ये आपका खर्चा है। तो आप जो पे कर रहे हो, ठीक है, तो ये आ जाता है खर्चा जो आप पे कर रहे हो। लाइबिलिटीज वो होती है जो आप फ्यूचर में पे करोगे, ठीक है। इनकम वो चीज जो आपको इनकम वो चीज जो अभी आपको मिल रहा है, ठीक है। असेट वो चीज जो आपको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। तो इनकम क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट था, मान लीजिए जितने का भी प्रोडक्ट था, आपने मान लीजिए उसको 50,000 में बेच दिया, ठीक है। आपने 50,000 में बेचा तो आपकी 50,000 रुपए आपको रेवेन्यू हो गई। अगर कोई भी प्रोडक्ट, एक चीज ये याद रखिएगा, इनकम और रेवेन्यू अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है कि जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो उसको बेचकर जो पैसे कमाते हो वो आपका रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं क्या कह रहे कि मैंने कोई प्रोडक्ट का, मैंने एक प्रोडक्ट 50,000 का बेच दिया, ठीक है। 50,000 का जब मैंने वो प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, बट उसको बनाने में कुछ खर्चा भी तो लगा होगा, कुछ अलग से खर्चा। तो जब उसको माइनस कर दिया, ठीक है, तो मान लीजिए 50,000 रुपए मेरी इनकम हुई बट उसमें से जो खर्चे मैंने माइनस कर दिए जो उसको बनाने में लगे, तब जाकर कहीं हमारा आता है हमारी इनकम, ठीक है। कि मान लीजिए 50,000 रुपए की हमने सेल करी तो 50,000 रुपए हमारा रेवेन्यू, उसमें से उसको बनाने में जो खर्चा लगा, मान लीजिए जो खर्चा मुझे सैलरी का देना पड़ा, रेंट देना पड़ा, ठीक है, ये सब देना पड़ा, मान लीजिए 10,000 का था, तो 50,000 में से 10,000 हमने माइनस कर दिया, तब जाकर 40,000 की हमारी इनकम हुई है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। ये उसके बाद हमारा प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट का ये मतलब सिंपल याद रखिएगा कि टोटल, ठीक है, टोटल जो आपकी चीजें होती हैं, टोटल आपने सामान जितना बेचा होता है, मान लीजिए आपने 10 प्रोडक्ट आपने टोटल बनाए और 10 प्रोडक्ट को, मान लीजिए हर प्रोडक्ट आपने 100 रुपए में बेचा, तो 10 प्रोडक्ट आपने 1,000 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 10 प्रोडक्ट आपने 1,000 में बेच दिया और टोटल खर्चा जो उस प्रोडक्ट को बनाने में लगा, मान लीजिए 1,000 का आपने बेच दिया और वहीं पर आपको उस सारे प्रोडक्ट को बनाने में आपका मान लीजिए 500 का खर्चा लगा, तो 1,000 में से 500 जब आप माइनस कर देते हो तो जो 500 आपके पास बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। इनकम मतलब हर चीज पे जो आपकी इनकम हो रही, आप हर प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके खर्चे माइनस करके आप इनकम निकाल ले रहे हो। बट प्रॉफिट मतलब टोटल होता है, ठीक है। टोटल कि आप टोटल जो आपको रेवेन्यू हो रहा है उसमें से आपने टोटल खर्चे माइनस कर दिए तो आपके प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह गेन हम लोग ज्यादातर फिक्स्ड असेट में मानते हैं कि ज्यादातर जो ये गेन टर्म यूज होता है वो फिक्स्ड असेट में। फिक्स्ड असेट मतलब जिनकी ड्यूरेशन 1 साल से ऊपर की है,
ठीक है, लॉन्ग टर्म वाली चीजें। तो जैसे मैंने मशीनरी खरीदी 1 लाख की और मैंने उसको बेच दिया 1,50,000 में, तो 50,000 का हमारा गेन हुआ है। वही मान लीजिए अगर मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी और उसको बेच रही हूं मैं 90,000 में, ठीक, तो 10,000 का हमारा लॉस हो रहा है। तो लॉस और गेन हमेशा मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म वाली चीजों पे होता है, फिक्स्ड एसेट पे, ठीक। अब परचेज क्या हो रहा है, कोई भी आप सामान खरीद रहे हो, ठीक है, गुड्स खरीद रहे हो, ठीक है। परचेज और सेल मेनली आप गुड्स खरीदते हो तभी होता है बिजनेस में, ये याद रखना। आप असेट परचेज करते हो तो ज्यादातर हम उसको परचेजेस नहीं लिखते, हम असेट का नाम लिखते हैं, ठीक है, असेट लिखते हैं। बट परचेजेस क्या होता है, जब आप गुड्स खरीदते हो। गुड्स बिजनेस में 2 चीजें अलग अलग होती है, गुड्स और असेट अलग अलग होता है। गुड्स वो चीजें होती हैं जिसका आप बिजनेस कर रहे होते हो, असेट वो चीजें होती हैं जिसका बिजनेस नहीं कर रहे होते हो, बट वो आपके बिजनेस में यूज हो रहा होता है। आप उसको रोज बेच नहीं रहे होते कि लाइक मान लीजिए मैं स्टेशनरी का बिजनेस कर रही हूँ तो स्टेशनरी मेरा गुड्स है, ठीक, बट बिजनेस में और चीजें भी तो होंगी, फर्नीचर होगा जिसपे मैं बैठकर काम कर रही होंगी, ठीक है, एसी होगी ठंड मतलब गर्मी के लिए, ठीक है, तो वो सब हमारे असेट हैं। तो परचेजेस वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए कि लाइक मैंने रॉ मटेरियल परचेज करा मेरे अपने गुड्स बनाने के लिए। मान लीजिए कि मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है, मैं एक जगह से साड़ी खरीदती हूँ दूसरी जगह बेच देती हूँ, ठीक, तो साड़ी मेरे लिए गुड्स है, ठीक है, जिसका मैं बिजनेस करती हूँ वो मेरे लिए गुड्स होता है। वही सेल भी, अगर आप साड़ी को मैं बेच रही हूँ तो वो मेरे लिए सेल हो जाएगा, साड़ी मैं खरीद रही हूँ तो परचेज। तो गुड्स खरीदना परचेजेस, गुड्स बेचना आपके लिए सेल। अब गुड्स क्या होता है, ठीक, अब गुड्स में, ठीक, ऐसी चीजें जो आप परचेज करते हो और किसके लिए, बेचने के लिए, ठीक है, ठीक, ऐसी चीजें जो आप खरीदते हो उसको बेचने के लिए, ठीक है, तो वो चीज आपकी गुड्स कहलाती है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल है कि फर्नीचर डीलर है तो वो चेयर और टेबल्स खरीद रहा है, उसको क्या करेगा, बेचने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखेगा कि अगर एक फर्नीचर डीलर है तो उसका फर्नीचर उसका रोज का काम होगा, तो वो फर्नीचर उसके लिए असेट नहीं होगा, फर्नीचर उसके लिए गुड्स कहलाएगा, ये याद रखिएगा। अब स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब कि आप बैठकर वहां गुड्स बनाते नहीं हो, आपने एक जगह से गुड्स खरीदा और उसको दूसरी जगह बेच दिया, ठीक है। तो स्टॉक वर्ड तभी यूज होता है जब आपका ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस मतलब कि मान लीजिए जैसे एक कंपनी है बोट प्रोडक्ट्स बनाता नहीं है, वो एक जगह से मंगाता है, थोड़ा अपग्रेडेशन करता है, थोड़ा चेंजेस लाता है और उसको मार्केट में बेच देता है, ये चीज टाइप बोट कंपनी, ठीक है। तो जो लोग एक जगह से सामान मंगाते हैं उसको थोड़ा अपग्रेडेशन करते हैं, अपडेट करते हैं और दूसरी जगह बेच देते हैं, वो ट्रेडिंग होता है, ठीक है। तो स्टॉक इन ट्रेड का यही मतलब होता है कि आपने गुड्स खरीदा और उसको दूसरी जगह सेल कर दिया, ठीक है, अपना लोगो अपना नाम लगाकर, तो वो स्टॉक इन ट्रेड, ठीक, तो ये होता है। उसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है कि मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, तो इन्वेंट्री के अंदर 3 चीज आती है, रॉ मटेरियल आती है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है और फिनिश्ड गुड्स आता है। रॉ मटेरियल कि मान लीजिए कि अगर क्या कहते हैं कि लाइक अगर मैं आइसक्रीम का बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे आइसक्रीम बनाने के लिए शुगर की भी जरूरत पड़ेगी, मिल्क की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कलर्स की भी जरूरत पड़ेगी जिससे वो लाइक चॉकलेट्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो मेरे लिए चॉकलेट्स, मिल्क, ये सब रॉ मटेरियल हो गए, तो मैं शुगर्स रॉ मटेरियल हो गए, तो उससे मैं क्या करूंगी, उससे मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जो एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में जो सामान लगते हैं वो आपके रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस ये बीच की चीज है कि लाइक ना अभी पूरी तरीके से आइसक्रीम बनी है ना अब वो रॉ मटेरियल ही रह गए, लाइक मतलब हमने थोड़ा कन्वर्ट कर दिया बट अभी पूरी तरीके से वो आइसक्रीम बनी नहीं है, तो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब बीच का। और उसके बाद आता है हमारा फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो फिनिश्ड गुड्स मतलब अब वो पूरी तरीके से आइसक्रीम बन गई। स्टॉक इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का वही मतलब कि यहाँ पर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, आपने खरीदा और दूसरी जगह बेच दिया, तो उसका जो आपके पास इन्वेंट्री रखी होगी, आपके पास अच्छा खासा गुड्स रखा होगा ना गोडाउन में, तो वो चीजें, ठीक है। अब वही क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सब चीजें आपको बाद में पढ़ेंगे, ये अभी आपका इतना रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज आती है ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 2 चीजें आती हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड आपका आता है डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं, डेटर्स बोलते हैं इसको, डेटर्स वो लोग होते हैं कि मान लीजिए जिनको आपने उधार पे गुड्स दिए हैं और वो आपको बाद में पेमेंट करेंगे। तो जो मान लीजिए कि मैंने बिजनेस खोला है, कोई मेरे पास आया, उसने कहा कि आप मुझे गुड्स दे दो, ये मैं आपको बाद में पैसा दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने उसको दे दिया और मुझे पता है कि वो मुझे बाद में पैसे देगा, ठीक, तो वो मुझे बाद में पैसे देगा, तो यही हमारा डेटर्स कहलाएगा। तो जिससे हमें बाद में पैसे मिलने वाले हैं,
जिसको मैंने उधार पे सामान दिए और उससे मुझे बाद में पैसे मिलने वाले हैं, तो वो मेरा डेटर्स कहलाएगा। ठीक है। अब बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल का मतलब कि मान लीजिए अब मुझे उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं है कि वो बाद में पैसे दे या ना दे, तो मैंने क्या करा, मैंने उससे एक बिल बना लिया, कहा कि मुझे इस बिल पे साइन करके दे दो कि तुम मुझे बाद में ये पेमेंट करोगे। ऐसा, क्योंकि क्या होता है ना कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए वो आपके पैसे आपने उसको उधार पे गुड्स दे दिए और उसने आपको बाद में पेमेंट ना करा, तो ठीक है, तो ये केसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना रहता है, आपने एक बिल बनाकर रखवा लिया उससे। ठीक है, तो जब आप बिल बनाकर रखवा लेते हो, ठीक है, तो अब इससे क्या होता है कि जो बिल आपने बना लिया ना, वो एक प्रकार का आपको बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। इसके ऊपर भी हम लोग आगे और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अभी आपको सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है। इस चैप्टर से ये चीजें इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, बस बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स मिलाकर ही हमारा ट्रेड रिसीवेबल बन जाता है। ठीक है, जब आप बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स को मिला देते हो तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल। उसी तरह हमारा ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर्स आता है, बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स क्या होता है? क्रेडिटर्स वो चीजें, लाइक मान लीजिए कि मैंने, ठीक है, मैंने बिजनेस खोला और मैंने किसी से उधार पे गुड्स खरीदा। तो जब मैंने उससे उधार पे गुड्स खरीदा, ठीक है, तो जब मैंने उससे उधार पे गुड्स खरीदा तो मैंने उससे बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में तुम्हें पेमेंट कर दूंगी, बाद में पेमेंट मैं कर दूंगी। ठीक है, तो जब मैंने उससे कहा मैं बाद में पेमेंट कर दूंगी, तो वो मेरे लिए क्रेडिटर्स हो गया। क्रेडिटर्स मतलब कि मुझे उसको बाद में पेमेंट करना है। डेटर मतलब उससे मुझे पेमेंट मिलेगा बाद में, बट क्रेडिटर्स मतलब मैं उसे बाद में पेमेंट करूंगी। तो मैंने उससे उधार पे गुड लिया, तो मैं उसको बाद में पेमेंट करूंगी, तो ये क्रेडिटर्स। वही अब मान लीजिए उसको मुझ पे ट्रस्ट नहीं, तो उसने एक बिल बनाया और कहा कि इसे एक्सेप्ट करो, इस पे अपना साइन करो कि तुम 2 महीने बाद पेमेंट कर दोगी। तो मैंने बिल बनाकर उसको, मतलब उसने मुझे बिल दिया, मैंने उसको साइन करा और मैंने वापस उसको कर दिया कि 2 महीने बाद तुम आना, ये मुझे बिल दिखाना, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगी। ये तुम्हारा बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स मिलाकर आपका ट्रेड पेबल हो जाती है। कॉस्ट क्या होता है? एक प्रोडक्ट बनाने में आपका जितना खर्चा लगता है वो आपका कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, प्राइस और कॉस्ट अलग अलग चीजें होती हैं। कॉस्ट वो चीजें होती है जिस अमाउंट पे आपका एक गुड बनकर तैयार होता है। ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विसेज का एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, जितने में वो तैयार हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब उसके बाद आपका वाउचर है, डिस्काउंट है। पहले डिस्काउंट हम लोग पढ़ते हैं। डिस्काउंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़कर जाइएगा, जर्नल एंट्रीज में भी इसका बहुत रोल है। डिस्काउंट में डिस्काउंट मतलब छूट। जब आप पेमेंट करते हो तो आपको कोई छूट मिल जाए तो वो आपका डिस्काउंट है। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है कि आप जब बल्क में सामान खरीदते हो तब छूट दे देता है। कि मान लो आप, और ज्यादातर हम ये लोग प्रोड्यूसर से सीधा जाकर खरीद लेते हैं। मान लीजिए कि मैं एक प्रोडक्ट खरीद रही थी, मान लीजिए मैं एक सोप खरीद रही थी 10 रुपए का। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब मैंने उससे सेलर से बोला, मैंने उस शॉपकीपर से बोला कि उसने बोला कि एक प्रोडक्ट आपका 10 रुपए का। ठीक है, मैंने उससे बोला कि आपको छूट दे दो, मैं क्या कहते हो कि मैं 20 प्रोडक्ट खरीदूंगी। हाँ, एक प्रोडक्ट 10 रुपए का है, मैंने उससे बोला कि 20 प्रोडक्ट, तो 20 प्रोडक्ट 200 रुपए के हो जाएंगे। ठीक, तो मैंने कहा कि आप थोड़ी छूट दे दोगे तो मैं 20 प्रोडक्ट खरीद लूंगी। ठीक है, तो उसने मुझको कहा कि चलिए मैं एक प्रोडक्ट 8 रुपए का लगा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह 20 प्रोडक्ट मेरे 160 के पड़ गए। ठीक है, ये चीज आपकी होती है कि जब आप ज्यादा सामान खरीदते हो तब आपको कोई छूट मिलता है, तो वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, जब आप ज्यादा सामान खरीदते हो उसके लिए आपको कोई छूट मिलती है तो वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। ये याद रखेगा कि मान लीजिए मैंने बोला कि मैं शॉपकीपर के पास गई, उसने कहा आप एक सोप आप खरीदोगे तो आपको 10 रुपए का पड़ेगा। मैंने बोला थोड़ा कम लगा लीजिए, हाँ, तो मैं 20 सोप खरीद लूं। तो उसने एक सोप कहा कि चलो मैं 8 रुपए में लगा दे रहा हूं, तो इस तरह मेरा 20 सोप कितने का पड़ गया? 160 रुपए का। ये चीज याद रखना। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि एक कस्टमर से जल्दी पेमेंट कराने के लिए, या मतलब आपकी उस सेलर से अच्छी जान पहचान है, आप उसके रेगुलर कस्टमर हो, तो वो आपको जब जाते हो आपको थोड़ी बहुत छूट दे देता है। तो रेगुलर पेमेंट के लिए आपको उसने छूट देती, या आप टाइमली पेमेंट कर दो या आप जल्दी पेमेंट कर दो, तो तब आपको जो छूट मिलती है वो आपका कैश डिस्काउंट होता है। रिबेट मतलब कि मान लो मैंने किसी से उधार पे सामान खरीदा था, मैंने उससे कहा था मैं 2 महीने बाद पेमेंट करूंगी।
अब मैंने 15 दिन के अंदर कर दिया, तो मैंने जल्दी पेमेंट कर दिया। मैंने हमारे उसमें लिखा था कि हमारे जो मैंने एग्रीमेंट बनाया था उसमें लिखा था कि मैं 2 महीने बाद करूंगी, बट मैंने जल्दी ही कर दिया, मैंने 15 दिन के बाद ही पेमेंट कर दिया। तो इसलिए उसने खुश होकर जो मुझे छूट दिया उसे रिबेट बोलते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पता है, इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि हम लोग डायरेक्टली नहीं पे करते। मान लीजिए हम कहीं खाना खाने गए किसी रेस्टोरेंट पे, तो उसके साथ लगता है। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो प्रोडक्ट में एडेड होता है जीएसटी का अमाउंट, तो हम उसको देते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बाकी सारे टैक्सेस को हटाकर जो एक टैक्स हमें पेमेंट करना रहता है वो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एंट्री, ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो हमारा वो क्या कहलाता है, एंट्री कहलाता है। बैड डेट्स, मान लो मैंने किसी को उधार पे गुड्स दिए, मैंने कहा कि तुम मुझे 2 महीने बाद पेमेंट कर देना। अब मान लीजिए वो मेरे पैसे लेकर भाग गया इन द सेंस कि मतलब उसने मुझे पैसे नहीं दिए, और तो मतलब मेरे पैसे डूब गए। मैंने उसको उधार पे गुड्स दिए, मैंने सोचा कि वो मुझे बाद में पेमेंट कर देगा, बट उसने बाद में नहीं करा, तो मेरे पैसे डूब गए। ठीक, तो बैड डेट्स आपके मतलब पैसे डूब गए। ठीक है, ये चीज याद रखना। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल जाना, मतलब अब एक इंसान इस पोजीशन पे ही नहीं है कि उसके पास कुछ पैसे ही नहीं है कि वो आपको दे सके। मान लो मैंने किसी को उधार दिए, मैंने किसी को 1 लाख रुपए उधार दिए, बट अब उसका दिवालिया निकल जाना। दिवालिया निकल जाना मतलब उसकी प्रॉपर्टी बेच कर भी अब उसके पास कुछ पैसा नहीं है कि वो आपको पे कर सके। सॉल्वेंट मतलब जो इंसान पैसा पे कर सके, कि मान लो वो 1 लाख रुपए उधार मैंने दिए थे, तो वो 1 लाख रुपए अगर मुझे दे पा रहा है तो वो सॉल्वेंट इंसान है। अगर वो कुछ भी नहीं दे पा रहा है तो वो इंसॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद स्टोर्स आता है। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है कि रेवेन्यू जब आप सामान बेचते हो तब आप सेल करते हो, आप गुड्स सेल करते हो। ठीक है, मान लीजिए अगर स्टेशनरी का मेरा बिजनेस है तो मैं स्टेशनरी सेल करती हूँ, तब जो मुझे पैसे मिलते हैं वो मेरा रेवेन्यू होता है। ठीक है, लाइव स्टॉक यहाँ पर जानना इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो एनिमल का बिजनेस करते हैं, मान लीजिए कुछ लोग हॉर्सेस का बिजनेस करते हैं, हॉर्सेस का सेल एंड परचेज करते हैं, तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लाइव स्टॉक लिखेंगे। ठीक, टर्नओवर का मतलब होता है कि आप कितना सेल कर रहे हो, टोटल सेल आपका हो गया। ठीक है, ये आपका टर्नओवर होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसका आप बिजनेस कर रहे हो उससे आपको कितना ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, टोटल सेल करने से आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे वो गुड्स हो। ठीक है, तो ये चीजें, तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है। मैंने कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, डू टेल मी, डू आस्क मी। ठीक है, मैं फिर से उसे समझा दूंगी, कोशिश करूंगी और अच्छे से समझाऊं नई तरीके से। मेरी सेकंड वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर इस बुक में है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, एंड प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।